गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 8 की, जिसके अंदर अपना सब्जेक्ट है विज्ञान। और अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 18 है और नाम है वायु तथा जल का प्रदूषण। आप सभी ने देख रखा होगा कि वायु और जल का जो प्रदूषण होता है वो किस तरीके से हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। तो पहला हमारा टॉपिक है वायु प्रदूषण। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली क्लास के अंदर जो मैंने काम कराया था वो शायद आपने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक है वायु प्रदूषण। आज हम बात करेंगे कि जो वायु है वो किस तरीके से प्रदूषित हो जाती है। आप सभी ने देख रखा होगा कि हम भोजन के बिना कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, परंतु हम पानी के बिना जीवित रहना असंभव होता है। ये बात आप सभी को मेरे हिसाब से पता होगी। ये बात आपको शायद ध्यान भी होगी कि वायु के बिना तो हम पानी जल के बिना तो हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन भोजन के बिना हम कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं। यदि मैं बात करूँ हमारे पूरे आयतन की, हमारी पूरी पृथ्वी की यदि मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन जो है लगभग 78% होती है और ऑक्सीजन 21% होती है। वायु के अंदर यदि मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन जो है वो कितनी होती है हमारी पृथ्वी पर 78%, हम कह सकते हैं 78%। यदि मैं बात करूँ ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन जो है कितने परसेंट होती है, आप सभी को पता है ऑक्सीजन जो हमारी पृथ्वी पर 21% पाई जाती है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो कुछ ऐसे हमारे पास का जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आर्गन हो गई, मेथेन हो गई, या फिर मैं आपके पास बात करूं जलवाष्प के अंदर वायु के अंदर जो होती है सम्मिलित होती है। तो वायु के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है 78%, 78% जो है नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की यदि मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन जो है कितनी होती है 21%। इसके अलावा वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, आर्गन हो सकती है, मेथेन गैस हो सकती है। ऐसी बहुत तरह की गैस होती है जो वायु के अंदर सम्मिलित होती है। यदि मैं बात करूं वायु प्रदूषण की एक मैं परिभाषा दूं कि वायु प्रदूषण की परिभाषा क्या होती है, ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव और निर्जीव के लिए हानिकारक होती है। देखिए आपको इसकी मैं परिभाषा दूं, यदि हमारी साइंस की लैंग्वेज थी तो ऐसे अनचाहे पदार्थ जो सजीव और निर्जीव सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक होती हैं उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ये बात शायद आप सभी को समझ में आ रही होगी कि ऐसे अनचाहे पदार्थ जो सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। यह हमारी परिभाषा हुई। और आप सभी को पता है कि वायु के अंदर कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, नाइट्रोजन जो कितने परसेंट होती है 78%। यदि हम बात करें ऑक्सीजन की तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है हमारे वायुमंडल में 21%। और इसके अलावा कुछ गैसें भी मिश्रित होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, आर्गन, मेथेन, इस तरीके की गैसें होती है। तो वायु प्रदूषण की जो परिभाषा है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ये तो हमने बात किया वायु प्रदूषण के बारे में। अब हम बात करें कि वायु प्रदूषित कैसे होती है, तो उसके बारे में देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायु कैसे
होगा कि वायु कैसे प्रदूषित होती है। आप सभी ने देखा होगा कि कारखानों से निकलने वाला जो धुआं है वो धुआं क्या करता है, आसमान में जाता है और वहां पर वायुमंडल के में उपस्थित गैसों के साथ अभिक्रिया कर लेता है। कारखानों से निकलने वाले धुएं वायु को प्रदूषित कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मोटर गाड़ियों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं वो भी क्या करते हैं, वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। यदि मैं बात करूँ तो आपने पॉलीथीन जो है जलाई या फिर आपने कोई लकड़ी जलाई तो आप देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है कि प्रदूषण होता है, उसके अंदर से कुछ गैसें निकलती है जो वायुमंडल से क्रिया करती है। आप सभी ने देखा होगा कि दिवाली के समय के अंदर यदि हम पटाखे फोड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि पटाखों के अंदर से निकलने वाली विषैली गैस आसमान में जाकर के वायुमंडल से क्रिया करती है और वायुमंडल से क्रिया करने के बाद में आपने देखा होगा कि दिवाली के समय यदि आप आसमान को देखो तो आपको धुंधला धुंधला सा दिखाई हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वायु जो है किस तरीके से प्रदर्शित होती है। आपने देखा होगा कि वाहनों से जो प्रदूषण निकलता है, काले कलर का जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं जो कि उससे मतलब प्रदूषण के अंदर निकलते हैं। जो हमारे वाहन है उस वाहनों के अंदर से निकलते हैं जो कि हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि सर्दियों के अंदर कोहरा जम जाता है जिसको हम बोलते हैं धूल कोहरा। देखा होगा आपने धूल कोहरा। इसके ऊपर हम डिटेल से बात कर लेते हैं कि जो धूल कोहरा होता है वो क्या होता है। धूम्र कोहरा आपने सर्दियों के समय में देखा होगा कि जो कोहरा होता है वो कैसे जम जाता है। धूम्र कोहरे का मतलब होता है कि धुएं से जो कोहरा जमता है उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, धूम्र कोहरा कहते हैं। ये क्या करता है, धूम्र कोहरा क्या कहता है कि वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से मिलकर बना होता है। वायु प्रदूषण के जो कण होंगे और कोहरे से संयोग से मिलकर के एक धूम कोहरा बन जाता है। धुएं से वायु प्रदूषण के अंदर जो धुआं होता है उसके और कोहरे के संयोग से जो है ध्रुव कोहरे का निर्माण होता है। आपने देखा होगा ध्रुव कोहरे के अंदर जब ज्यादा कोहरा जम जाता है तो आप सभी को पता होगा कि जैसे सांस लेने में, अस्थमा जैसे मरीजों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने ये भी देखा होगा कि जब अपन सड़क पर चलते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है कि आगे जो रोड जो है काफी दूर तक सड़क हमें दिखाई नहीं देती है। वो किसके कारण होता है, धूम्र कोहरे के कारण। क्योंकि क्या होता है कि धूम्र कोहरा किससे मिलकर बना होता है, धुएं से मिलकर बना होगा, इसे ही हम क्या बोलेंगे, धूम्र कोहरा कहते हैं। अब हम बात करें बहुत सी जो है वायु प्रदूषण के लिए बहुत से ऐसे जीव हानिकारक हैं जो हमारी प्रकृति को वायु प्रदूषित करते हैं। जैसे मैं बात करूं, आपने देखा होगा कि दमा हो जाता है, दमा, खांसी जैसे कई रोग होते हैं वो किसके कारण होते हैं, केवल वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। खांसी होना, दमा होना, वो सभी वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि बहुत से जो रोग होते हैं, जैसे पेट्रोलियम की हम बात करें तो पेट्रोल जो होता है वो हमें ऐसे थोड़ी प्राप्त हो जाता है कि हाँ भाई चलो ठीक है पेट्रोल का कुआं मिल गया, हमने एक जगह उठा करके और गाड़ी के अंदर डाल दिया, ऐसे हमें पेट्रोल प्राप्त नहीं होता। पेट्रोल का परिष्करण किया जाता है, अर्थात उसको शुद्धिकरण किया जाता है। फैक्ट्रियों के अंदर उसको शुद्धिकरण करने के बाद भी उसको हम उपयोग में ले सकते हैं। तो शुद्धिकरण करने की यदि हम बात करें तो शुद्धिकरण जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषक जो होते हैं प्रमुख स्रोत होते हैं, इनके द्वारा इसको क्या किया जाता है, पेट्रोल का जो है परिष्करण किया जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे कोयला है, कोयले का हमने दहन किया, कोयले को हमने जलाया, जलाने के बाद में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो जैसे हम कोयले को जलाएंगे तो आपने देखा होगा कि काली कलर की जो गैस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कहा जाता है। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करूं फ्रिज की। फ्रिज आप सबने देखा क्या, फ्रिज के अंदर कौन सी गैस होती है, CFC, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलेंगे हम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
कार्बन। तो फ्रिज के अंदर जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर, कंडीशनर, जो आपने देखा होगा एसी होती है, एसी के अंदर भी कौन सी गैस भरी जाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करती है? जो हमारे पास कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को ठंडा कर देती है ये सीएफसी गैस। उसको क्या, उसका काम क्या होता है? ठंडा करना। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐसे बहुत से कण हैं जो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि जैसे ताजमहल जो है, ताजमहल का रंग कौन सा था पहले? सफेद कलर का, लेकिन अब जो है ताजमहल का रंग पीला पड़ता चला जा रहा है। ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ता चला जा रहा है? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है कि जो ताजमहल है इसके आसपास के अंदर जो है कई रासायनिक ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो उनसे निकलने वाला जो विषैली गैसें हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी बहुत सी विषैली गैसें हैं जो वायुमंडल में जाकर के क्रिया करती है, और जब वहाँ पर वर्षा होती है तो वो गैसें वर्षा के साथ नीचे गिरती है, और ऐसी वर्षा को ही क्या बोला जाता है? अम्लीय वर्षा कहा जाता है, जिसके कारण ही ताजमहल का रंग पीला पड़ता चला जा रहा है। तो अपन इस अगली क्लास में जब अपन ताजमहल के बारे में बात करेंगे तो अपन पूरी डिटेल से बात करेंगे कि ताजमहल जो है वो उसका रंग पीला क्यों पड़ता जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, जो कि मैंने आपको शॉर्ट डिटेल के अंदर बता दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं स्टॉप करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ाया हुआ बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में तक थैंक यू फॉर एवरीवन, सी यू अगेन नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।